टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या अभी आने वाला एपीएस है, सब में हिंदी जरूर पूछी जाती है, चाहे स्टेट हो सीटेट हो। तो ये जो हमारी श्रृंखला है अब हिंदी की भी शुरू हो गई है और आज हम वर्णमाला के क्विज को डिस्कस करेंगे। इससे आने वाले प्रश्नों की जो विविधता है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ नए तथ्यों को भी मैं आपके सामने बताऊंगा जो कि सामान्यतः आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा जो हिंदी की श्रृंखला है वो आपके यूपी पीसीएस में जो सीसेट आता है, आरओ ईआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज वाला वीडियो तो नहीं इसके लिए, लेकिन एपीएस बीओ पैट बीपीएससी सुपर टेट ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं और इस प्रश्न को पढ़ते वक्त समझना बहुत जरूरी है कि छोटी सी भी गलती हुई और आप एग्जाम से बाहर। क्या कह रहा है भाई ये कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 54, 52, 56, 44। अब यहां पर आप बहुत से बच्चे क्या लगा देंगे, 52 लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है 56। कितना है? 56 है। अब देखिए देवनागरी में जो वर्णों की संख्या होती है वो आप यकीनन 52 होती है, लेकिन यहाँ पर मानक वर्णों की संख्या है। मानक वर्ण वो है जो देवनागरी के साथ साथ जो आगत स्वर और आगत व्यंजन को जोड़ लिया है। जैसे आपने नाम सुना होगा, ये वाला देखा भी होगा, औ, जिसे डॉक्टर में लगता है, इसे क्या बोलते हैं? आगत स्वर। और उसके बाद आपने देखा होगा ख ज और फ, यानी नुक्ता के साथ ख ज और फ, इसे क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्यतः कोई नहीं बताता है। इन चारों को जब जोड़ देते हैं यानी 52 में, तो ये संख्या आपकी कितनी हो जाती है? 56 हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मानक वर्णों की संख्या बात की जाए तो 56 है, और पूछे देवनागरी में कितने वर्ण हैं, तब आंसर आपका हो जाएगा 52। ध्यान रखिएगा, यही मुझे बताना था कि 52 कब आंसर होता है और 56 कब होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगत स्वर किसे कहते हैं, तो अ बोलते हैं। और देखिए ख ज फ क्या है? ये आगत व्यंजन है। अब देखो आगत व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो क ख यानी नुक्ते के साथ ग और ज और फ। ठीक है, तो राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि इन 5 वर्णों में नुक्ता लगा देंगे तो ये अरबी और फारसी के वर्ण हो जाते हैं, और ये बात है 1913 की। ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने कितना माना है, यही आपका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो एनसीईआरटी है उसने क्या किया, यहां से का को काट दिया, ठीक है, और किसको काट दिया? गा को काट दिया। उसने खा जा और फा को आगत व्यंजन में शामिल किया है। तो ध्यान रखना, औ ख जा फ ये हमारे कैसे हैं? आगत स्वर और आगत व्यंजन है, और इनको जब हम देवनागरी में जोड़ देते हैं तब हमारी संख्या मानक वर्णों की कितनी हो जाती है? 56 हो जाती है। आई थिंक अब आप ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब प्रश्न आया मात्राओं की संख्या कितनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में की बात कर रहा हूं, हिंदी के लेक्चर है, संस्कृत मत समझिएगा इसको। तो हिंदी में स्वर कितने हैं? तो सामान्यतः बच्चे क्या कर देते हैं, स्वर होते हैं 11, तो होते हैं कि स्वर 11 होते हैं तो मात्रा भी 11 होती है, लेकिन इसका आंसर बच्चों क्या है? इसका आंसर है 10। अब आपको क्या समझना है? समझना यह है कि मात्राओं की संख्या 10 क्यों है? क्योंकि छोटा आ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उदासीन स्वर। क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 10, और स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। तो ये तो अब आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या धीमे धीमे चलते हैं 3 की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? पूछा क्या है? संयुक्त स्वर पूछा है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अंडरलाइन लगाकर पूछना चाहिए। संयुक्त स्वर पूछा है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? तो देखो ए किससे बनता है? छोटा आ, और ई से बनता है ए, तो ये तो संयुक्त स्वर है। आ की बात करें तो आ क्या होता है? छोटा आ से बड़ा छोटा आ मिलता है,
तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। देखना यह दीर्घ स्वर है। जब समान मूल स्वर जुड़ते हैं, जब समान मूल स्वर जुड़ते हैं तो बच्चों क्या बनता है, वो दीर्घ स्वर बनता है। और जब असमान मूल वर्ड जुड़ते हैं तब क्या बनता है, तब हमारे संयुक्त स्वर बनते हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए, दीर्घ स्वर कब बनेंगे, दीर्घ स्वर बनेंगे जब समान मूल स्वर जुड़ेंगे तब। ठीक है, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू क्या हो गया, बड़ा हो गया। छोटी ई और दोनों ई मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। और ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या हो गए, ये आपके ये आ बड़ा आ यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गए। लेकिन असमान जब जुड़े, जैसे आ के साथ में क्या जोड़ दूं, ई, तो बनता है ए। ठीक है, और आ में फिर क्या जोड़ दिया हमने, ए, तो बनता आई। आ में हमने ऊ जोड़ दिया तो बनता है ओ, और ओ में जब हम आ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता आओ। और ये चारों क्या हैं, ये चारों आपके बच्चों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त व्यंजन बाद में बताऊंगा, ये क्या है, संयुक्त स्वर। अब कौन सा नहीं है, ए है, आ नहीं है, इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। जबकि ओ संयुक्त स्वर है और आओ भी संयुक्त स्वर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया वही जिसका मैंने अभी पहले ही थोड़ा डिस्कस किया है कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं। छोटा आ, री, ऋषि, अंगा और ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छोटा आ। छोटा आ को उदासीन का स्वर कहते हैं क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे इन बारीकियों को। सामान्य छोटा आ बड़ा आ की पूरी तो मैं बता ही देता हूं, लेकिन इसमें मैं उन तथ्यों को भी शामिल कर रहा हूं जो सामान्यतः यूट्यूब पर या अन्य जगह पर नहीं मिला करते हैं। अब देखिए, अब अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है। अभी मैं अर्ध स्वर बताऊंगा और अर्ध व्यंजन भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है। या और रा, वा और या और वा और रा और या। देखिए अब यहां पर आपको गंभीरता से क्या देखना है, लोग या और वा रटा रहते हैं, लेकिन यहां तो कई जगह या और वा दे रखा है ना, तो यहां पर नुक्ता भी दे रखा है। अब ये गलती नहीं करना है, कुछ हलंत के साथ भी दे रखे हैं। तो राइट हमारा आंसर क्या होता है, या और वा। ये ऑप्शन देखें तो या और रा होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। बा और या, हाँ ये ऑप्शन है। अब देखो ये इनको चेक करना चाहिए था आपको, ये या और बा इसमें भी था, लेकिन इसमें बा क्या था, हलंत के साथ था। बच्चे यही गलत कर देते हैं। और ये क्या था, या नुक्ता के साथ था, इसलिए या ये वाला सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, रा और या, रा तो होता ही नहीं है, और या भी किसे नुक्ता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। अब इसमें मैंने बताया कि अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं, अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं। तो अर्ध व्यंजन की अगर बात करें तो जो हमारा अनुस्वार होता है और जो हमारा विसर्ग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना, अर्ध स्वर क्या हो गए, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर जो हो गए वो हो गए या और वा। ठीक है, ध्यान रखना, या और वा जो है रियलिटी में है क्या, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है भाई, ये कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। या हा, रा और वा। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन बी। ठीक है, हा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये आप देख लेना। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, संयम वाला शाह होता है, जिसे हम तालव्य शाह बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, मूर्धन्य शाह, मूर्धन्य सा। ठीक है, और एक होता सा, जिसे हम बोलते हैं दंती सा। ठीक है, तो शल्यम वाला सा, षटकोण वाला सा, जैसे मूर्धन्य और ये। ठीक है, और इसके साथ में हा होता है। हा को हम काकल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। अब अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं या
र, ल और वा, या र, ल और वा। ठीक है, तो अंतस्थ भी आपको याद होने चाहिए, उसमें याद होने चाहिए। और यहां से अक्सर प्रश्न बने हैं, आप उठाकर कोई सा भी एग्जाम देख लीजिएगा, वर्णमाला से जरूर वहां से प्रश्न आता ही आता है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, कभी कभी 3 तक पूछ लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये कैसे सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष। और कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये याद करना आपको जरूरी था, ये मुझे बताना भी जरूरी था, क्योंकि यहां से कोई प्रश्न आए तो आपसे फिर बनना ही चाहिए। अंततः मुझे लगता है कि अब आपको इस बात को समझ लिए होंगे कि हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है या रा और ला वो है, वो कैसे हैं? वो हमारे सघोष हैं और कैसे अल्प प्राण हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो फिर आ गया या रा ला वा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, इसका जो या रा ला वा पूछ रहा है, इसका जो राइट आंसर हो है वो तो हो गया अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पिछली बार प्रश्न में बताया था, लेकिन इसके जो और ऑप्शन है वहां से प्रश्न आप देख लीजिएगा। मैंने स्पर्श व्यंजन था बताए, का से लेकर के मां तक। ठीक है, कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। 25 होते हैं मूल स्पर्शी। मूल स्पर्श जो व्यंजन होते हैं बच्चों, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। ध्यान रखना, मूल स्पर्श व्यंजन। लेकिन हिंदी ने अपने 2 व्यंजनों को विकसित किया है, और वो है ढ और ढ, यानी इनके नीचे बिंदु। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ताड़नजात बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़नजात बिंदु कहते हैं। ये लगे रहते हैं, तो 2 और बढ़ जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे? 27। तो कुल स्पर्शी व्यंजन प्रश्न आ जाए, कुल स्पर्श व्यंजन बच्चों अगर आ जाए तो ये तय मान लीजिएगा, तब आंसर आपका 27 ही होगा। और मूल स्पर्शी व्यंजन पूछ लिया जाए तब आपका क्या होगा? 25 होगा। अंतस्थ की बात मैंने बताई थी आपको, या रा ला और वा होते हैं। और या और रा ला वा मुझे बताओ कैसे होते हैं? सघोष होते हैं कि अल्प प्राण होते हैं? तो ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके सघोष। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊष्म व्यंजन आ गया। अब ऊष्म व्यंजन की हम बात कर लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो हमारे कौन कौन से हैं? हमारा पहला है तालव्य सा, फिर मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। ये कहां से बोला जाता है? ये तालव्य से बोला जाता है। षटकोण वाला सा जिसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है। जिसे हम सरौता या सांप या सर्प वाला सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं दंती सा, ये दंत से बोला जाता है। और हा की बात करें तो ये हमारे काकल्य से बोला जाता है, या शॉर्ट में आप कहीं जब काकल्य नहीं होगा तो आपका कंठ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने संयम वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा और हा से हम सफर वाला हा, ठीक है, ये याद कर लिए होंगे। लेकिन एक बात समझ लेना है, ये जो तीनों जो सा है, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? तीनों अघोष होते। ध्यान रखना, यही इस बात को समझाने की बात थी मुझे। तीनों कैसे होते हैं? अघोष। लेकिन जो हा है बच्चों, ये सघोष होता है। और यही बात प्रश्न पूछा जाता है कि जो कौन सा ऊष्म व्यंजन है जो कैसा है? जो सघोष है। तो वो कौन सा है? हा है। ठीक है, मुश्किल लोग बच्चे षटकोण वाला समझ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? हा समझेंगे इसको, है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। और ये चारों के चारों कैसे महाप्राण होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? ये चारों महाप्राण होते हैं। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को शानदार तरीके से हल किया है। और विधिवत समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सी भी प्रॉब्लम आए, कोई सा भी कमेंट आए, हिंदी में आप कहीं से भी आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर आपके पास जरूर मिलेगा। साथ ही इसकी नोट्स बनाइएगा और इसका फुल वीडियो में एक वर्णमाला का वो जल्द बना के डालूंगा। अगर आपने इन तथ्यों को नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके, तो मैं इसका एक फुल वीडियो बना दूंगा। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पूछा है ऊष्म व्यंजन। हालांकि मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आपसे हल हो जाना चाहिए।
क्या है, उस व्यंजन की बात कर रहा है। स स स ह त थ द ध ट ठ ड ढ च छ ज और झ। ठीक है, तो देखिए उस व्यंजन कौन से होते हैं, श स सा। ठीक है, इसमें कौन सा है, इसका मैंने अभी डिटेल पढ़ाया भी है। ये कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। ये कहां से बोला जाएगा, संयम वाला सा तालव्य से। षटकोण वाला सा कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से। और सरलता वाला सा कहां से बोला जाएगा, दंती सा से बोला जाएगा। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो आगे नहीं बात करेंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन में, देखते हैं च छ ज और झ ये कैसे हैं। देखो पहले काखा गा कंठ से बोला जाता है, कंठ के बाद क्या, तालु। तो ये कहां से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, तालव्य व्यंजन बोलते हैं, तालव्य व्यंजन बोलते हैं। अब देखो ट ठ ड ढ ये कैसे हैं, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। कैसे हैं, मूर्धन्य व्यंजन है। और त थ द और धा की बात करूं तो ये आपके दंतय व्यंजन है। इसलिए अब चारों ऑप्शन आपको होना चाहिएगा। बता दिया है मैंने आपको, चाहे आपका ईपीएस का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल का एग्जाम हो, चाहे आपका सुपर टेट का हो, किसी का भी हो, समीक्षा अधिकारी हो, हिंदी में अगर फुल में से अगर आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया, लगातार टेस्ट दे लिए, तो ये तय मान लीजिए कि 95% आपसे प्रश्न हल होंगे। 5% एरर होने की संभावना है, 1-2% किसी से भी गलत हो जाता है, टॉपर से भी गलत हो जाता है, लेकिन इतना मान लीजिए कि 95% आपसे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब यहां बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, सघोष या अल्पप्राण, वो सोचते हैं कि हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए तो हो सकता है वो अल्पप्राण हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है अघोष। क्या है, अघोष। बच्चे कहां गलती करते हैं, अघोष में और अल्पप्राण में। अब आप गलती नहीं करोगे, ये सीधी परिभाषा ही किसकी, अघोष की है। ये सीधा जो लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है वो किसकी है, अघोष की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 बहुत प्यारा सा प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेबल है। जब भी उसे थोड़ा मूड होता है अलग बनाने का, तो इस वाले प्रश्न को एग्जामिनर लाके रख देता है। लेकिन अब आप तो होशियार बच्चे हो, आप पकड़ लोगे। क्या पकड़ लोगे कि प्रश्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। अब आप जान लीजिए, आपने अभी ला पढ़ा था किसमें, अंतस्थ में, या रा, ला और वा। लेकिन यहां आपने माना या और बा तो आप समझ गए थे ये अर्ध स्वर है। ठीक है, अब पूछा है ला का विशेष, तो ला कैसा है, तो ला जो होता है वो है पार्श्विक। कैसा होता है, पार्श्विक है, यानी इसे बोलते हुए दोनों तरफ से हवा निकलती है, पार्श्व हवा निकलती है। ठीक है, अब यहां पर वो उत्क्षिप्त की बात कर रहा है। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, तो मैंने उत्क्षिप्त बताया ये और ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन है इसका सी आंसर इसका है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको आनंद आ रहा होगा इसका, और आप इसका आनंद ले भी रहे होंगे। देखिए अब कितना प्यारा सा एक इसने प्रश्न दे रखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। देखो आपने जीभ, काली माता की जीभ तो देखी होगी, ऐसी ही निकाल लेती है बिल्कुल। ठीक है, और जीभ के प्रयोग के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पीछे वाला यानी पश्च स्वर पूछा है, ये हुआ मध्य स्वर, और ये हो गया अग्र स्वर। ठीक है, अब पूछा क्या है बच्चों प्रश्न में, कौन सा पश्च स्वर है। पूरी जीभ पर लिखे हुए स्वर याद होना चाहिए। सबसे शॉर्टकट में छोटा आ मध्य स्वर होता है, केवल एक होता है। अब अग्र स्वर की बात करें तो ई बोलोगे, ई तो आपकी जीभ तन जाएगी, आगे का हिस्सा तन जाएगा, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, तो ई दोनों, फिर ए आए और री ऋषि, ये 5 जो हैं वो आपके अग्र स्वर हैं। अब बचे कौन से बच्चों, आ गया, अब बड़ा आ बचा। ठीक है, दीर्घ आ, ई हो गए। अब लघु उ और दीर्घ उ ये भी हो गए, और ओ
और आओ। तो पूछ रहा पश्वर की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, ये 1 और ये कितना हो गई? 1 2 3 4 5 यानी 10, 5 और 5 10 और 11, हमारे स्वर हो गए 11, यानी हमारा आंसर सही है। अब पश्वर ढूंढ लो कौन सा है भैया, पश्वर कौन कौन सा है, पश की बात कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब मुझे लगता है अब तो गलत नहीं करोगे। और मैं कहा ना कि माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए आपको अपने सुख सुविधाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। और ध्यान रखिएगा, इस सुख सुविधाओं की कुर्बानी अगर एक बार आप दे देंगे तो जिंदगी भर की खुशियां होंगी। माँ बाप भी खुश, दोस्त भी खुश, पत्नी खुश, और जो बच्चे आपके होंगे वो भी खुश रहेंगे कि पापा अगर जॉब में रहेंगे तो अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर भी पाएंगे। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से जरूर पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, नहीं पूछा है। फा, म, चा और पा। देखो ओष्ठ ध्वनि होती कौन सी है? पा होती है, फा होती है, बा होता है, बा होती है और मा होती है। ये कैसी है? जो जिन्हें बोलने में ओठ का प्रयोग हो। अब देखो चाह यानी सी ऑप्शन इसका सही है, चा नहीं है। बाकी फा है, मा है और पा है। ठीक है, चाह है क्या? चा छा जा, तो चाह है तालव्य, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो अब देखा का ये तो 13वां प्रश्न निकला। अब निम्न में से कौन व्यंजन पार्श्विक है? मैं बात बता चुका हूं आपको, जा, या, ला और सा। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ये है ला। इसके बारे में बता चुका हूं, ये अंतस्थ भी है, पार्श्विक भी है। प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आना भी चाहिए। क्या कह रहा है? हिंदी की तालव्य ध्वनियां, तालव्य जो तालु से बोली जाती है उन्हें तालव्य ध्वनियां बोलते हैं। तो चा छा जा झा, क ख गा घा, ता था दा धा, टा ठा डा और ड। ठीक है, तो ये क्या है? तालव्य ध्वनियां चा और छा है। बात आई बच्चों समझ में क्या नहीं? दूसरा का खा कैसी है? ये कंठ ध्वनि है, यानी इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। ता था दा धा ये कैसी है? दंताएं हैं। और टा ठा डा ये कैसे हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, और सच्चाई ये है ये सारे के सारे क्या है जो ऑप्शन हुए आपके, वो स्पर्श व्यंजन के भी उदाहरण हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न। संयम वाली यानी जो सा लिखा हुआ है, ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां है? हालांकि मैं ये कई बार आपको बता चुका हूं, ओष्ठ, तालव्य, दंत और मूर्धन्य। तो जो संयम वाला सा है वो आपका तालव्य है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इनमें 15 प्रश्न कराए, कुछ नए तथ्य भी आपको मिले होंगे। अब मैं बेहतरीन से बेहतरीन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी की स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप इसका आनंद लीजिए, नोट जरूर बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।